हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लास में पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर हुआ था कक्षा 10th का, तो उसका हम जो हल है वो भी कर रहे हैं। देखो, इसमें आपका पहला प्रश्न क्या था, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था इसमें, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि सूत्र निखिलम के द्वारा आपको 105 का वर्ग करना है। 105 का वर्गीय आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई सूत्र निखिलम। जो आज सूत्र निकले में लगाते हैं, यहाँ पर देखो आपको बेस मानना पड़ेगा। यहाँ पर बेस कितना है मेरे पास 1000, इसका 100 आ गया। और इसका जो विचलन है इन डिवीजन है मेरे पास, वो कितना रहा है, डिवीजन इसका होगा कितना 0.5, यानी 5 हो गया इसका डिवीजन। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप इसको 5 ले दोगे जितने, ठीक है ना। अब आपने वर्ग का फॉर्मूला पढ़ रखा है, यानी वर्ग बराबर क्या होता है मेरे पास, यानी आप लिखोगे संख्या प्लस विचलन, यानी नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, यानी विचलन का स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। यहाँ पर जो उपाधार है उसके गुणा मत उपाधार। तो यहाँ पर 105 प्लस 5 आ रहा है, बाद में इधर आएगा 5 का स्क्वायर, 110 हो गया, ये उधर हो गया 25। अब देखिए यहाँ पर आपका आधार 100, तो ये आपको दो छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर दोनों समान आ रहे हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 110, 2, 5। तो पहले सवाल में आपको यही करना था। अब देखिए आ गया आप सवाल नंबर 2। तो देखो 2 नंबर सवाल में क्या था, इसको मिटा रहा हूँ वापस में। देखो प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया था एक समीकरण, उसको हल करना है, यानी आपको 2 × x + 2 बराबर आ रहा है 7 × x + 2। इसको देखो आपको वैदिक मेथड से हल करना है। और कैसे हल करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ LHS तथा RHS के प्रत्येक पद में x + 2 क्या है सार्वगुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है ये। ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं, इसलिए क्या होगा, जो सार्वगुणनखंड है वो बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कॉमन फैक्टर बराबर आ गया 0, यानी x + 2 बराबर 0 आ गया। और x का मान आ गया मेरे पास -2। फिर देखो सवाल नंबर 3 में क्या था आपके पास, इसमें देखो आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल जो है मेरे पास, वो मेरे पास कितना रहा है, वो आ रहा है 12,960 आ रहा है। और इसके लिए आपको जो HCF का मान है वो कितना दे रखा है, आपको 18 दे रखा है। और ये आपको LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप जानते हैं, चूँकि HCF गुणा जो LCM होता है वो आपका दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये रूल पढ़ा आपने। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास HCF का मान तो 18 और मेरे को LCM ज्ञात करना है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 12,960 आ रहा है। अब इसको सरल करेंगे हम, तो LCM का मान क्या आएगा मेरे पास 12,960 और 18 इसके भाग में आ गया है। 18 का भाग लगा लो इसमें एक बार भी, तो देखो सीधा चाहो तो आप इसमें सीधा भाग लगाओ, नहीं इसको आप काट के भी हल कर सकते हैं। अगर इसमें तो आप डायरेक्ट भाग देते हैं तो देखो आपका यहाँ पर भाग गया कितनी बार, 7 बार गया। और 18 7 कितना होते हैं, 126 होते हैं। तो एक तो आपका 7 जाएगा, बचे कितने, फिर 3 बचे, फिर 18 दूनी 36, 2 और 0, यानी 720 हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर एलसीएम है वो आपको कितना प्राप्त हो गया, 720। इसी श्रृंखला में आप देखिए आगे सवाल नंबर 4 के में कैसे करना आपको वो देखिए आप। देखो प्रश्न संख्या 4 में आपके पास आ रहा है यानी आपको 3 cos डिग्री और -4 cos क्यूब 30 डिग्री, इसका आपको मान निकालना। तो देखो ये सवाल आपका 6 की प्रश्नावली का था, तो इसमें देखो 3 तो आ गया सेम। और cos 30 का मान सारणी में कितना होता है, √3/2 होता है। -4 तो आ रहा है सेम, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल क्यों हो जाएगा साथ में यहाँ पर। तो ये तो आ रहा है 3√3/2, ये -4 गुणा इसका क्यों हो गया 3√3 बटे हमारा कितना 8 आ रहा है, काट लो इसे 2 बार। तो 3√3/2 माइनस में 3√3/2, दोनों कट रहे हैं और उत्तर क्या आ रहा है आपका 0। ये होगा आपका सवाल नंबर 4 का। अब देखो 5 के प्रश्न में आ रहा है सेक 36 डिग्री और बटे में आ रहा है कोसेक 54 डिग्री, कोसेक 54 डिग्री माइनस यहाँ पर है सेक 54 डिग्री और बटे में कितना आ रहा है कोसेक 36 डिग्री आ रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में बता रहा है जिनका आपको कोण का मान सारणी में नहीं मिले और जिनका योग कितना है 90 है, तो उसमें आपको कौन सा लगाना, अपना कंप्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको रूल लगाना है, यानी पूर्व फलों का रूल लगाना आपको। तो एक को बदलना है, एक को सेम रखना है, एक को बदलना है, एक को सेम रखना। तो इसका मैंने कोसेक बनाया,
कोसेक बनाते ये कोण आपका 90 में से कट गया, और यार सेम कोसेक 54 है वो, यहाँ पर भी आपने इसको बदला तो कोसेक 90 माइनस 54 और बटे वाला सेम आ रहा है, यानी कोसेक 36 डिग्री। अब देखो ऊपर वाला मान था कि हमारे पास कोसेक 54 आ रहा है, तो बटे में भी आ रहा है कोसेक 54 माइनस ये आ रहा है कोसेक 36 डिग्री, और बटे में भी आ रहा है कोसेक 36 डिग्री। देखो समान संख्या में समान का भाग एक बार जाता है तो मान आपका 1 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 5, जिसका उत्तर आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 0 प्राप्त कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में क्या आगे सवाल नंबर 6 का। तो देखो 6 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। देखो प्रश्न संख्या 6 में आपके पास आ रहा है, यानी इसमें आपको दिया गया है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, यानी राइट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये आपके पास ट्रायंगल है कोई, देखो आप उसके तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। तो सवाल आपका 1 नंबर का, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, आपका परिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, सर्क्यूम सेंटर बोल दोगे आप इसको, सर्क्यूम सेंटर यानी परिकेंद्र हो गया। अब ये क्या हो गया, क्योंकि जब आप इसमें वृत्त बनाते हो ना इस तरह से सर्किल, तो देखो सर्किल की जो दूरी नाप की वो बिल्कुल सबसे क्या समान है, जो वो पॉइंट आपका इस दो तीनों शीर्ष से दूरी समान आ रही है। अगर आपका अंतर्वृत्त होता ना इस तरह से, तो होता आपका भुजाओं से समदूरस्थ, इस तरह से होता है वो। ये देखो इसकी दूरी सबसे समान इनसे है ना, तो अगर आपसे भुजाओं से समदूरस्थ पूछे तो क्या होता है आपका अंतःकेंद्र, जबकि शीर्ष से क्या हो गया आपका परिकेंद्र, ठीक है ना। छठे का उत्तर क्या होगा आपका परिकेंद्र। 7 का सवाल है, इसमें है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, देखो आपके पास क्या 5 सेमी त्रिज्या कोई वृत्त आ रही है, इसकी त्रिज्या है 5 सेमी, और आपको क्या पूछा केंद्र से 13 सेमी दूर। देखो यहाँ पर केंद्र से आपको 13 सेमी दूर, यहाँ पर कोई बिंदु लेना आपको P, और आपसे पूछा कि टेंजेंट की लेंथ पूछी, यानी स्पर्श की आपसे लंबाई पूछिए। तो इसमें आप जानते हैं यहाँ पर समकोण होता है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो आप इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग त्रिभुज PQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिससे आपके पास क्या आएगा, PO स्क्वायर इधर आएगा, इधर PQ स्क्वायर प्लस आएगा क्या, Q स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा, आपको प्राप्त करना है PQ का स्क्वायर है वो, और ये आ रहा है 5 का स्क्वायर, 169 बराबर आ गया PQ स्क्वायर प्लस 25, और PQ स्क्वायर का मान आ गया मेरे पास 169 माइनस 25, यानी जो PQ स्क्वायर है उसका मान आ गया 144, और PQ का मान आ गया √144, अर्थात PQ का मान मेरे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो गई है। इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे सवाल नंबर, जो हम 8 की बात कर रहे हैं, तो देखो 8 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछा गया था, जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है उसने पूछा था कि एक डाइस है उसको आपको 1 टाइम थ्रो करना है, और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है नंबर लेस देन 4, यानी एक पासे को फेंकने पर। तो जानते हैं आप पासे को एक बार फेंकते हो ना, आप पासे को एक बार फेंकने पर आप पासे परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी सारे कुल परिणाम कितने आप पास, सारे 6 आ गए, यानी मेरे पास टोटल आउटकम्स हो गए 6। और पूछा गया 4 से छोटा, आप जानते हैं 4 से छोटे अंक कौन से होते हैं आपके, तो देखो डायरेक्ट बता आपको, ये 4 छोटे अंक आपके, यानी 1 2 3, ये छोटे अंक 4 से आपकी। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम मेरे पास कितना हो गया, 3 हो गया, यानी अनुकूल परिणाम मेरे पास आ गया 3। और जो आपकी अभिष्ट प्रायिकता यहाँ पर वो कितने आ जाएगी, अभिष्ट प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई, यानी 3/6 अर्थात 1/2। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका 1/2। ये था आपका कौन सा सवाल नंबर 8 का। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 9। देखो 9वें प्रश्न में क्या रहा है, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम। ये मैंने देखो आपको प्रीबोर्ड में दिया, सेम टू सेम का वो प्रश्न आ गया, यानी आपसे PUC की फुल फॉर्म पूछे, PUC का पूरा नाम। तो ये बता रखा मैंने आपको, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, नियंत्रण प्रमाण पत्र, या फिर आप जानते हो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक, क्या हो गया इसका फुल फॉर्म आपने लिख दी है। अब देखो उसके बाद में आता है आपका सवाल नंबर 10वां। तो देखो 10वां कैसे करना आपको, देखो प्रश्न संख्या 10 में आपके पास ये आ रहा है कि एक कार है वो 3 मिनट में पहला, और 6 मिनट में दूसरा, और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है। मतलब सिग्नल को पार कैसे कर रही है वो, ये मान लो 1 नंबर सिग्नल है, तो इसको वो कर रही है 3 मिनट में पार, इसको 6 मिनट में कर रही है, और मान लो वो कहाँ से वो पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन शुरुआत 3 से हो रही है उसकी, फिर 9 मिनट में कर रही है। अब पूछा है कि एक आपके पास सिग्नल है, यानी 13वें मिनट में, यानी पूछे 13वां सिग्नल वो कब पार करेगी, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो
AP में आपका पहला टर्म है और जो 13 टर्म है उसके आपको क्या पूछी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मेरे पास आपने लिख दिया कि AP के लिए यानी दिया गया समय एक AP की तरह है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर A का मान तो आ गया 3, D का मान भी आ गया 3 और N का मान मेरे पास क्या है 13वां है। और आपको क्या प्राप्त करना, आपको यहाँ पर A13 आपको फाइंड करना है कि 13वें सिग्नल में कुल कितना टाइम में लेगी। तो यहाँ पर देखो आपने A13 का रूल लगा दिया यानी A+12D हो गया सीधा। तो A का मान तो 3 है ही और यहाँ पर आ रहा है 12 इंटू D का मान भी 3 है मेरे पास। अब देखो ये 3 तो रहेगा सेम, ये आ रहा है मेरे पास 36 और ये आ गया 39। यानी जो 13वां सिग्नल है वो कब पार कर लेगी, जब यानी 39वें मिनट में वो पार कर लेगी, 39वें मिनट में। तो 39वें मिनट में क्या करेगी वो 13वां सिग्नल है वो पार कर लेगी। तो ये था आपका सवाल नंबर 10। तो देखो ये तो प्रश्न आपके थे छोटे छोटे एक नंबर प्रश्न जो खंड है के थे। अब देखो हम खंड ब की बात कर रहे हैं, खंड ब यानी इसमें देखो आपके प्रश्न सारे क्या क्या 2-2 अंक के प्रश्न है। तो देखिए इसमें 11वां सवाल आपके पास है पहले कि सूत्र प्रवर्ती आधारित विधि से आपको क्या करना है, निम्न को हल करना है। तो देखिए जो 11 नंबर प्रश्न उसमें क्या करना, आपको सूत्र प्रवर्ती मेथड से भाग लगाना है, ठीक है ना। तो आपको भाग किसमें लगाना है, 1 4 8 8 5 में आपको डिवाइड करना है किसका 123 का डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें, अपना आधार मान लेंगे यहाँ पे। तो देखो संख्या आपकी 100 नहीं तो आप इसे मानेंगे 100 और यहाँ पर जो आपका मुख्य भाजक है ना यहाँ पर वो क्या आ रहा है मेरे पास से भाजक 123 आपका। तो यहाँ पर विचलन क्या आ गया मेरे पास, यानी वो मेरे पास आ रहा है 23 प्लस में आएगा ये, और परिवर्तित अंक क्या हो गया परिवर्तित अंक, तो जो आपका हो जाएगा 23 किसका माइनस का हो गया, क्यों सूत्र प्रवर्ती में आपको इनको परिवर्तित करना है। अब इसका तरीका देखिए आप, यहाँ देखो मेरे पास सारा भाजक इसका मुख्य रूप से, यहाँ इसका आ रहा है विचलन, यहाँ आ रहा है परिवर्तित अंक आ रहा है। तो देखिए भाजक तो आपका इसमें है 123 और विचलन इसमें आ रहा है इसका 23 प्लस में, और परिवर्तित अंक इसका हो गया इसका 23 है माइनस का, भाग इसमें लगाना है ना। तो देखो 2 अंकों को आप इसमें बाहर निकाल देंगे, क्यों यहाँ पर देखो 2 शून्य है, बाकी सारा अंदर आ गया 1 4 8, ठीक है ना। अब इसका तरीका क्या रहेगा, पहले आप देखो यहाँ खाली छोड़ेंगे, यहाँ पर 1 आ गया, 1 को -2 से गुणा कराया तो माइनस का 2, 1 को -3 से कराया तो माइनस का 3। अब इनको देखो वापस जोड़ना आपको, तो ये मेरे पास देखो 2 घटेंगे, इसमें से कितने बच गए 2 बच गए, 2 को वापस क्या कर दिया इससे गुणा कराया तो -4 आ गए, इससे गुणा कराया तो -6 आ गए, ठीक है ना। अब देखो इनको आप फिर से जोड़ोगे तो क्या आएगा मान आपका, देखो 7 माइनस के हो गया 8 प्लस का तो बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ खाली आ गया आपका मान। 1 को 2 माइनस से गुणा करने पर -2, 1 को 3 माइनस से करने पर आ गया -3, इनको जोड़े बार अभी। तो ये तो आपके देखो 5 में से 3 के कितने बच गए 2 बच गया ना, यहाँ 8 में से देखो ये 8 ही हो गया आपके, तो मान आ गया आपका 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भागफल है मेरे पास क्वोशिएंट है वो तारा कितना 121, और जो शेष फल यानी रिमाइंडर है मेरे पास वो कितना रहा है, वो इसका रहा है 0 2। ये था आपका कौन सा सवाल नंबर 11। अब देखिए इसके बाद में आप आगे सवाल नंबर देखो हम 12 की बात कर रहे हैं, ये 121 ठीक है ना यहाँ पर। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, जो 12वां नंबर प्रश्न है उसमें आपको दिया गया, देखो एक परिमेय संख्या दी गई आपको 7/80 और आपसे पूछा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके आपको बताना है। देखो ये सवाल आपका वैसे क्या है 2 नंबर का है, लेकिन इसमें आपसे यहाँ पर क्या नहीं पूछा है, इसके बारे में ये पूछा नहीं है कि आपको इसमें दशमलव प्रसार निकालना है कि नहीं निकालना, हमें क्या केवल इसकी जाँच करनी है। तो इसमें आप क्या देखो पहले काट लो, कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है ना, तो पहले आप इसमें करेंगे 80 के भाजे गुणनखंड, तो 2 का भाग दिया आपने 40, 2 का 20, फिर 2 का 10, 2 का 5 और 5 का 1। तो यहाँ पर जो आपका मान है वो कितना आ गया 7/2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ये आ गया। अब मैंने बता दिया इसका देखो मान आपका किस फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर शांत। कारण क्या लिखना है, चूँकि q का मान 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा इसका शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखो ये तो आपने इसमें शांत होने की जांच कर ली है। अगर आपसे ये सवाल पूछा नहीं, अगर मान लो पूछ ले आपसे कि इसका प्रसार भी निकालो, तो कैसे निकालना इसमें आपको देखो, जब आपने इसमें दशमलव प्रसार निकालना होता है आप इसमें ऐसे निकालते हैं, यानी 7/80 यानी कितना है 2 की घात 4, 5 की घात 1
अब देखो यहाँ पर घात किसके पास कम है, 5 की घात 3 की जो आपके पास क्या है कम है यहाँ पर दोनों के पास, ठीक है ना। तो ऊपर जाएगा 7 गुणा 125 बटे मारा है 2 गुणा 5 की होल पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है दोनों की। अब देखो 7 को 125 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपके पास मान, 7 पंजे 35 3 और 7 दूनी 14 और 3 कितने हो गए 17, हासिल 1 7 और कितने हो गए 8 बटे मारा है 10 की पावर 4। 4 तो पर आपको देखो 4 छोड़ने यहाँ पर ऐसे, तो आपका पॉइंट यहाँ लग गया यानी 0.0875। ये निकालना नहीं था आपको सवाल बस केवल यहाँ तक करना था, ठीक है ना। अगर पूछता तो आपको ऐसे निकालना था। ये था हमारे पास सवाल नंबर 12 का। अब देखो आगे आप इसमें प्रश्न संख्या 13 की बात कर रहे हैं। देखो 13 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है क्या, इसमें देखा है कि 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड के द्वारा, यानी आर हमारे पास तो क्या आ रही है 14 सेमी आ रही है, और केंद्र बिंदु कोण थीटा मेरे पास आ रहा है 90 डिग्री। तो आपको वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी, यानी आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, यानी लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो यहाँ पर 90 बटा 360 आ गया, फिर 2 गुणा 22 बटे 7, त्रिज्या का मान 14 है ही, काट लो इसको भी एक बार, 0 9 से 4 बार, फिर इससे 2 बार, 2 से 11 बार, 7 से 2 बार, यानी 11 गुणा 2 यानी कितने आ गए 22 सेमी। तो ये आपने क्या निकाली, इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क है यानी चाप की लंबाई है वो आपने प्राप्त कर लिया कितनी 22 सेमी। ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा 13 का। अब देखिए आगे सवाल नंबर 14 का। तो देखो 14 नंबर में आपसे इसमें क्या पूछा गया अभी, देखो प्रश्न संख्या 14 में ये पूछा गया आपसे क्या कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, यानी आर का मान कितना हो गया मेरे पास 7 मीटर हो गया, व्यास का आधा हो गया, और उसकी देखो तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान मेरे पास आया इसमें 25 मीटर। तो बस आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आपको निकालना है इसमें टीएस ऑफ कोण निकालना है, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर प्लस एल होता है। यहाँ पर 22 बटे 7 का मिलेंगे आप, त्रिज्या का मान आ गया 7, फिर 7 प्लस 25। अब देखो उसको सरल कर लो आप आगे, तो 7 कट रहा है अभी, 22 गुणा ये आ गया मेरे पास कितना 32 आ गया। अब देखो इनको गुणा कराना है, तो देखो आप जब इसको गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 32 दूनी क्या होते हैं 64 होते हैं, हासिल 6 32 दूनी 64 और 6 कितने हो गए आपके 70 हो गए, यानी 704 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना था। इसके बाद देखिए आप आगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 के पूछा है कि एक सीधे 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है एक या 8 मीटर ऊंचा क्या पोल है कोई, और इसके ऊपर आपको क्या लगाना है सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ताकि यदि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके तो खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी, अब देखो ये 10 मीटर जो दूर दृष्टि रेखा है उसके आगे भी क्या करना आपको जो यातायात है वो आप देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए इसमें आपके पास यानी अपोटेंस है वो मेरे पास कितना है 10 मीटर है, इसमें आपको प्राप्त क्या करना अभी इस खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये जो वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है ना इसका इसमें आपको क्या पूछा है एरिया पूछा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें इस रेडियस का मान निकालना पड़ेगा, इसको आप मान लें ए, इसको बी मान लें आप सी मान लें। तो देखो पहले आपने त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, जिससे मेरे पास क्या आएगा जो यानी कर्ण का स्क्वायर यानी बीसी स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ये है 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये आपको ज्ञात करना है। तो 100 बराबर आ गया मेरे पास 64 प्लस ए सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान आ गया 100 माइनस 64, और ए सी स्क्वायर मान आ गया मेरे पास 36, और जो ए सी है वो आ गया मेरे पास √36, और ए सी का मान कितना आ रहा है मेरे पास 6 मीटर। देखो अभी 6 मीटर तो आपने क्या निकाले, अभी इसका ए सी का मान निकाला है। अब आपको लिखना पड़ेगा यानी संगत जो इसके चारों वृत्त बन रहा है ना, तो आप लिखोगे अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल जो हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू त्रिज्या का मान मेरे पास कितना है 6 मीटर है ना यहाँ पर देखो, तो आप लिखोगे 6 गुणा 6। अब इसको सरल कर लो 22 गुणा 36/7, इनको देखो आप गुणा और भी कर लोगे आगे, जैसे 36 गुणा 22 है तो 6 दूनी 12 हासिल 1 6 1 7, फिर 2 और 7 2 9 7 यानी 752/7 मीटर स्क्वायर।
इतना छोड़ देंगे। आप इसको चाहो तो आप इसमें आगे पॉइंट ऑफ व्यू बना उतरा वो प्राप्त कर सकते हो। ये था आपका सवाल नंबर 15। ये हमने अभी 2-2 नंबर के सवाल पढ़े हैं। अब देखिए आप आगे 3-3 नंबर वाले सवाल। देखो जो आगे आपका सवाल नंबर 16, देखो उसमें क्या रहा हमारे पास। देखो इसमें आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आ रहा है। इसके देखो आपको एक तो शून्य के निकालने, बाद में आपको इसके शून्यांक और गुणांकों में संबंध की सतह जांच करनी है। तो देखो पहले एक बार आप इसके बराबर 0 मान लेंगे, टुकड़े करो इसके एक बार भी, तो माइनस के 5 प्लस के 3x माइनस 15 बराबर 0। x कॉमन आया तो x माइनस 5, 3 कॉमन आया तो x माइनस 5 बराबर 0 आ रहा है। अब x माइनस 5 आ रहा है एक तो, एक और x प्लस 3 बराबर 0 आ रहा है। एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान लो, एक बार आप इसके बराबर 0 मान लो। इस x का मान आ रहा है 5, इस x का मान आ रहा है माइनस में 3, यानी जीरो तो मेरे पास ये आ गए। यानी अल्फा का मान तो गया 5, बीटा का मान क्या हो गया माइनस में 3। तो आप लिखोगे आता है शून्य जो है मेरे पास 5 तथा माइनस 3 होंगे। लेकिन आपको सवाल में और क्या पूछा है, साथ में इसकी सत्यता की जांच भी पूछी, ठीक है ना। तो पहले आप लिखो यहाँ पर a का मान तो मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर b क्या हो गया मेरे पास -2 और c हो गया माइनस का 15। अब देखिए इसका सत्यापन। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो शून्यांकों का योग होता है हम उसकी जांच करेंगे। पहले शून्यांकों का योग, इसमें आपने पढ़ा कि जो अल्फा प्लस बीटा वो आपका माइनस b बटा a के बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। अब यहाँ देखो मेरे पास अल्फा का मान तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, प्लस बीटा का -3 बराबर माइनस में b का जो मान है मेरे पास, तो देखो b का मान है यहाँ पर माइनस में 2 आ रहे, बटा में a का मान क्या है, a का मान है 1। ये तो हो गया 5 माइनस 3 और वो हो गया आपका प्लस का 2 बटा 1। तो देखो ये भी 2 आ रहा है और वो भी क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अब लेंगे आप शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। इसमें आपको लेना है कि जो अल्फा इंटू बीटा वो आपका c बटा a के बराबर आएगा। तो देखो अल्फा का मान तो आया था मेरे पास 5, ये माइनस का 3 और c का मान मेरे पास कितना था, c का था माइनस में 15, a का बटा में 1, तो -15 बराबर माइनस का 15। इसका मतलब अतः सत्यापन होता है, ठीक है ना। ये आपको सवाल नंबर 16 था, ठीक है ना। अब देखिए आगे आपका आता है प्रश्न संख्या 17 का। देखो प्रश्न संख्या 17 में क्या रहा, अभी 17 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा पद आ रहा है मेरे पास 24 और तीसरा पद आ रहा है मेरे पास कितना 28, यानी 2 टर्म आ गया आपके पास एपी के। तो आपको इसके पहले 61 पदों का योगफल आपको याद करना है, यानी आपको A61 है उसका मान भी याद करना है। तो देखो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपको ए और डी का मान निकालने से। तो देखो A2 बराबर 24 है, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास a प्लस डी है, उसका मान मेरे पास 24 आ गया, समीकरण 1। फिर तीसरा पद आपका 28 है, तो क्या आ गया a प्लस 2d है, वो आ गया 28, समीकरण नंबर 2। देखो सबसे पहले आप समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, 2 को घटाने पर चाहे 2 में से घटा दो की बात है। तो a प्लस डी बराबर आ रहा है 24 और a प्लस 2d बराबर आ रहा है 28, घटा दिया, माइनस 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 ये कट रहा है अभी, और माइनस का d बराबर है माइनस का 4, माइनस काट दो, d का मान आ गया 4। अब d का मान आपको समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 4 बराबर आएगा 24 और a का मान आएगा 24 माइनस 4, यानी a का मान मेरे पास आ गया कितना 20 आ गया। लेकिन देखो आपको इसके 61 पदों का योग निकालना, मतलब आपको n का मान 61 लेना है। अब ऐसा निकालना है जो क्या होता है आपका n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला पढ़ा आपने, यहाँ पर 61 बटा 2, फिर 2 गुणा a का मान क्या मेरे पास अभी 20 आया था, फिर यहाँ पर आ रहा है 61 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है मेरे पास, डी का मान आया था मेरे पास 4। अब देखो इसको आप आगे, ये 61 बटा 2 रहेगा सेम यहाँ पर भी, ये 40 हो गया है, ये 60 गुणा 4, ये 61 बटा 2 रहेगा सेम, ये 40 प्लस ये 6 चौक 24 यानी 240 हो गई ये। अब 61 बटा 2 रहेगा सेम, ये हो गया 280, 2 से काटो उसके और अभी आप 140 आ गया। यानी आपको भी क्या करना है, 61 को 140 से गुणा करना है। तो देखो गुणा करने क्या आएगा, पहले देखो मेरे पास 0 आ रहा है, फिर 14 एकम 14 आ से लेकर ये, फिर 14 6 कितना होते हैं 102 होते हैं, यानी सॉरी कितने होते हैं 14 अपने 70 चौरस गाड़ी 84 होते हैं, यानी 84 और ये कितने हो गए आपके 85 हो गए। तो आपका मान आ गया 85 यहाँ पर, तो 8540। और वैसे भी अगर चाहो तो आप इसको गुणा कर लो, तो आप इसको गुणा कराएंगे तो मान दोगा क्या आएगा आपका 0 4 1 आ रहा है, फिर 0 24 2 6 2 8, तो मान आपका आएगा 0 4 5 और ये, ठीक है ना। बिल्कुल ये आपका आंसर क्या आएगा 8540, ठीक है। ये था आपका सवाल नंबर 17। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 में कैसे करना आपको।
देखो जो 18वां प्रश्न है उसमें देखो आपके पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, इसमें आ रहा है कि 12 मीटर ऊंचा जो पेड़ है वो हवा से इस प्रकार टूट जाता है। यानी पेड़ पहले कितना, ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ आ रहा है पहले, ये क्या होता है हवा से तो टूट जाता है अभी, और उसका शीर्ष जमीन को छूने लग जाता है। जब ये टूटेगा ना यहाँ से, तो देखो इसका शीर्ष क्या करेगा, जमीन को छूने लग जाएगा और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाने लग जाएगा। तो पूछा है तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, ये ऊंचाई पूछे आपसे कितनी टूटा है, इसके बारे में पहले आप अक्स मान लो। जो कि पूरा 12 है ना, तो ये वाली कितनी बच गई आपकी, 12 माइनस एक्स बच गई, क्योंकि कर्ण का लंब का देखो दोनों का योग 12 इनका, क्यों इसी से बनाना आपका, यहाँ से टूट गया घुमा आपका ऐसे। तो अगर ये अक्स है क्योंकि 12 माइनस एक्स, इसको आप मानो ए, इसको बी और सी। तो मेरे पास लंब का मान तो एक्स है और कर्ण का मान मेरे पास क्या है 12 माइनस एक्स, ये आपने माना है, ठीक है ना। थीटा मेरे पास आ रहा है कितना 30 डिग्री। अब जो लंब कर्ण किस में काम आता है, साइन में काम आता है, तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटा कर्ण, तो साइन 30 बराबर क्या आ गया मेरे पास अभी, यानी लंब का मान तो एक्स है, कर्ण का मान आ रहा है 12 माइनस एक्स, इसका मान 1/2 हो गया बराबर एक्स बटा 12 माइनस एक्स। अब देखो जब इनको बदल गुणा कराओगे तो 2x बराबर आएगा मेरे पास 12 माइनस एक्स के, और 2x प्लस एक्स बराबर आ गया 12 के, 3x बराबर आ गया 12 के, और x का मान आ गया 12/3, यानी x का मान मेरे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो जो आपने x का मान है वो यहाँ पर कितना प्राप्त कर लिया, आपने 4 प्राप्त कर लिया है। तो अतः पेड़ जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर से टूटा है, ठीक है ना, इसका आंसर हो गया 4। अब देखो उसके बाद में प्रश्न क्या 19 है, 19 के देखो आपको क्या करना है इसमें, देखिए मैं आपको देखो अभी ये जो पूरा पेपर है वो देखो अभी आपको सोल्व कराने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको 10th और 12th एग्जाम से संबंधित जो हर गतिविधि है और मतलब हर टॉपिक है उसका जो वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो देखो प्रश्न संख्या 19 में क्या है, देखो 19 का सवाल है। अभी आपको अगर विश्वास है, आप देखो पीछे मैंने प्रीबोर्ड उतार रखा है, उसमें मैंने प्रश्न दिया था, तो सेम टू सेम देखो ये उसी प्रीबोर्ड से आपका प्रश्न आ गया है। इसमें क्या लिखा है, आधार BC है, ठीक है ना, मतलब एक के आधार BC लेना आपको, उस पर देखो आपको 2 त्रिभुज बनाने हैं। एक तो बनाना आपको ABC, एक आप उसमें क्या बनाना है, मतलब आपको एक के आधार BC पर 2 त्रिभुज, एक तो बनाना आपको ABC और एक बनाना आपको कौन सा BDC, यानी DBC और ABC 2 त्रिभुज बने हैं। यदि AD और BC क्या करते हैं, ऊपर काटते हैं, ये दोनों यहाँ ऊपर काट रहे हैं भी, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यानी जो एरिया ऑफ मेरे पास क्या है ABC बट्टा में जो एरिया ऑफ DBC है वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, AO बटा DO के बराबर आएगा। देखो इसमें ये आपको अभी क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम ये इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ये मतलब आपको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना भी, ठीक है ना। दिया गया तो आप खुद लिख दोगे अपने हिसाब से। अब देखो इसमें आपको पहले क्या करना है, रचना करनी है। रचना कैसे करना है, इसके अंदर रचना करने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि आपको यहाँ से इस पे पहले लंब डालना है, ठीक है ना, इस तरह से ये ए मान लो इसको, एक आप ऐसे लंब डालो इसको एन मान लो। तो ये आपने बीच में क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्शन कर ली है, यानी आपने जो AM है वो तो लंब आपने BC पर खींचा है और साथ में आपने DN भी क्या किया है, BC पर लंब खींचा है। तो आप रचना में लिख दोगे, यानी AM लंबवत BC तथा DN लंबवत BC खींचे। तो देखिए जब आपने इनको खींच दिया, आप देखिए इसकी जो उत्पत्ति है उसकी हम देखो बात कर लेते हैं अभी। तो देखो उत्पत्ति के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर एरिया चाहिए। एरिया किसका चाहिए, ABC का, और एरिया ऑफ DBC चाहिए। तो देखो एरिया के लिए मित्र का आपको एरिया वाली प्रमेय काम आएगी, लेकिन एरिया वाली प्रमेय जब काम आती है जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो। देखो यहाँ पर ABC और DBC दोनों समरूप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका जो एरिया वो अलग अलग प्राप्त करें पहले, ठीक है ना। जो एरिया ऑफ ABC है हमारे पास वो कितना आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई उससे आएगा। तो यहाँ पर तो मेरे पास एरिया ऑफ ABC वो कितना हो गया है, वो हो गया 1/2 गुणा BC गुणा AM हो गया, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट आ गई। और जो आपका एरिया ऑफ DBC है वो भी क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार BC हो गया। ऊंचाई इसकी आ गई कितनी, DN। ऊंचाई में से तो उसके ऊपर लंब होते हुए इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 में क्या करोगे, आप 2 का भाग लगा देंगे, तो एरिया ऑफ जो ABC है बटे एरिया ऑफ DBC है वो बराबर आ गया मेरे पास 1/2 गुणा BC गुणा AM, और बटे में क्या रहा है 1/2 गुणा BC गुणा DN। तो यहाँ पर 1/2 काट देंगे आप, BC काट देंगे आप, और अभी जो आपके पास मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ जो ABC है बटा में एरिया ऑफ DBC है वो बराबर मेरे पास आ रहा है AM बटा DN, क्या आ रहा है
इसके बाद आपने समीकरण नंबर 3 मान लिया है। अब देखो उत्तर में आपको ए एम और डी एन लेके नहीं आना है ना। अब देखो हमें ए एम और डी एन लेके नहीं आने का मतलब आपको इनको दोनों गायब करना है और गायब करके इसमें मिलाना है कि आपको ए और डी लेके आना है। देखो एक तो ए एम डी एन और ए और डी देखो किस त्रिभुज में काम आ रहे हैं। एक देखो आपका ये त्रिभुज काम आ रहा है वाला, और देखो एक हमारे पास ये त्रिभुज काम आ रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सिमिलर दिखा देंगे और सिमिलर दिखा के पहले आप इनका जो रेशियो प्राप्त कर लेंगे। तो आपने लिखा त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ में, इसमें आपने क्या लिख दिया है, देखो इनमें एक तो रीजन आपका ही होगा, दोनों में देखो 90 का एंगल आ रहा है इधर वाला। तो आपने देखा जो एंगल आपका ए एम ओ है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है किसके, एंगल डी एन ओ के, ये आपका प्रत्येक 90 डिग्री का आ रहा है। दूसरा कारण देखो, ये जो कोण आपका यहाँ वाला है और ये कोण आपका यहाँ वाला है, यानी जो आपका कोण ए ओ एम है वो बराबर किसके आ रहा है, त्रिभुज कोण डी ओ एन के। ये आपका प्रत्येक कितना हो गया, आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब जो त्रिभुज आपका ए एम ओ है वो किसके सिमिलर आ गया, त्रिभुज डी एन ओ के सिमिलर आ गया है। किस नेम से, बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल से। जब दोनों आपस में सिमिलर है तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइडों का रेशियो कितना बराबर होता है। इसका मतलब मेरे पास जो ए एम और डी एन का रेशियो है वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, ए अपॉन डी ओ के रेशियो के बराबर आएगा। ये आपने समरूपता से लिख दिया है समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 4 का मान आप 3 में रख दोगे, यानी आप लिखोगे समीकरण 3 व 4 से। तो इससे मेरे पास आ गया एरिया ऑफ डी बी ए बी सी बटा एरिया ऑफ जो आपका डी बी सी है वो किसके बराबर आ गया है, ए ओ बटा डी ओ के अनुपात के बराबर। इसमें आपको यही सिद्ध करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 19। अब देखो आगे आप प्रश्न संख्या 20। तो देखो 20 में आपको क्या करना था, हम अभी प्रश्न संख्या देखो 20 की बात है वो कर लेते हैं। तो देखिए 20 नंबर में आपको ये दिया गया इसके अंदर क्या, कि आपके पास एक चतुर्भुज ABCD आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें क्या है AB बराबर AC बराबर AD आ रहा है। मतलब ये तीनों ही तीनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं, आपके समान आ रहे हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना जो आपका कोण BAD होगा ना, यानी BAD कोण आपका ये हो गया है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा डबल आएगा किसका, कोण BDC का। एक तो देखो BDC कोण कौन सा है, तो देखो BDC बनाना पड़ेगा आपको ऐसे मिला करके। अब ये BDC बन रहा है, एक तो कोण BDC के और साथ में कौन आएगा आपका CBD कौन सा है, ये CBD कौन है। तो इन देखो दोनों का योग के बिल्कुल क्या आएगा आपका, ये बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले आप इसमें सिद्ध करना आपको क्या, जो कोण आपका BAD है वो डबल आएगा किसका, यानी ये डबल आएगा कोण एक तो किसका BDC का प्लस एक मेरे पास किसका आएगा CBD का डबल आएगा। अब देखो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, यानी जब देखो मेरे पास ये कोण है ये वाला, और देखो ये कोण किस पर बना है, ये चाप देखो CD पर बना हुआ कोण है, ठीक है ना। और इधर वाला कोई जो कोण आपका है वो देखो इस चाप पर बना है, किस पर कोण है, BC चाप पर बना हुआ कोण है। तो हम देखो यहाँ पर यही जो अपना रूल है वो लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा, जब आप इसकी ऊपर की बात कर रहे हो, मैंने पहले लिखा देखो मेरे पास यहाँ पर क्या रहा है, यानी ये देखो मेरे पास कोई एक चाप आ रहा है CD चाप, ये आपको देखो यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है ना। मैं देखो यहाँ पर CD चाप की बात कर रहा हूँ, देखो CD मेरे पास एक चाप है ये CD वाला। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा CD एक वृत्तीय चाप है। तो देखो जब एक CD एक वृत्तीय चाप है तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, कि जो ये वृत्तीय है, जो ये चाप है, ये अपना सेंटर पर जो कोण बनाएगा वो अपने इस शेष भाग वाले कोण का क्या बनाएगा, बिल्कुल डबल बनाएगा। यानी से जो आपका कोण CAD है वो किसका डबल आएगा, कोण यानी इसका डबल हो गया इधर वाले का, जो आपका यहाँ पर कोण बन रहा है ना, कौन से वाला, ये कोण, यानी ये जो कोण आपका है ये सेंटर वाला कोण हो गया आपका, ये क्या होगा आपका शेष भाग वाला कोण हो गया। तो आपका कोण जो CAD है वो क्या आएगा, डबल आएगा किसका, कोण CBD का डबल आएगा, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब देखो मैं किसकी बात करूँगी, ये मेरे पास होगा ये BC एक चाप वृत्तीय, तो आप लिखोगे BC एक वृत्तीय चाप है। तो देखिए जब BC भी एक वृत्तीय चाप है तो आपको पता है कि ये जो चाप है वो देखो शेष भाग में कौन बना रहा है, ये बना अपना सेंटर पर कोण। इसका मतलब जो सेंटर वाला कोण है कौन सा, BAC, ये कोण क्या आएगा, दुगुना आएगा किसका आएगा कोण ये, यानी BDC का डबल आएगा, या CD मान लो आपका, यानी BDC का डबल आएगा। कौन, ये जो आपका कोण BAC है वो BDC का बिल्कुल क्या हो गया है, डबल हो गया, यानी दुगुना हो गया इसका।
इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों को आप जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखो जैसे आप जोड़ोगे तो यहाँ आएगा मेरे पास CAD प्लस यहाँ पर आएगा BAC। उधर देखो आपके पास मान के 2 एक तो आ रहा है मेरे पास क्या कोण CBD आ रहा है, प्लस एक मेरे पास आया 2 कोण BDC। अब देखो CAD और देखो BAC क्या हो रहे हैं, CAD, एक मेरे पास है BAC, तो देखो ये पूरा कंप्लीट कोण बन रहा है आपका। ऐसे तो ये तो मेरे पास क्या बन गया, कोण BAD बन गया। और वहाँ देखिए दोनों में से आपका 2 बार कॉमन आ गया है। अब अंदर मेरे पास क्या बच गया, एक तो कोण आपका CBD बच गया अंदर, और जो दूसरा कोण बच गया आपका कौन सा, BDC कोण आपको प्राप्त हो गया है। इसमें आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 20। अब देखिए आप आगे सवाल नंबर 21 में आपको क्या करना था। तो देखो जो 21 नंबर प्रश्न है उसमें हमें ऐसा करना था, यानी 21 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें देखो आपको क्या दिया गया है वो देखिए आप एक बार। प्रश्न संख्या जो 21 हमारे पास आ रहा है उसमें देखो आपके पास ये आ रहा है क्या, इसमें आपको दिया गया है कि एक आपके पास त्रिभुज है कोई ABC, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास कोई त्रिभुज ABC आ रहा है, पहले ये इस तरह से। तो इसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक बिंदु P पर क्या करता है, एक वृत्त है वो बाह्य तस करता है स्पर्श इसको, ठीक है ना। यहाँ पर एक कोई वृत्त है, चलो इसको हम बाद में बनाते, पहले उसका आप ऐसे बना लो उसको इस तरह से। यानी पहले आपके पास क्या कोई वृत्त है ये, फिर देखो आपको इसमें एक त्रिभुज बनाना है इस तरह से एक ही, मतलब ये कुछ इस तरह से, मतलब आपका तो डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है ना। भी देखो ये मान लो मेरे पास अभी ABC क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, यहाँ पर मान लो एक Q आ रहा है, ये मान लो यहाँ पर क्या आ रहा है R आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा है, एक त्रिभुज ABC भुजा BC को एक वृत्त बाह्य बिंदु P पर क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। यहाँ पर P पर क्या कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है। और अब आपको पूछा है कि तथा अन्य दो भुजाओं AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पे क्या करता है, स्पर्श करता है। जब आप इनको AB और AC को आगे बढ़ाओगे ना तो इनको एक Q और R पे मिलेगी। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको इसमें ये करना है कि जो आपका AQ है यहाँ पर वो आएगा 1/2, फिर कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC। ये मतलब आपका 13 साल का एग्जाम्पल है, सेम टू सेम आपका उसी तरह का सवाल है। तो उसमें कैसे करना आपको, सबसे पहले आपको इस बात का पता है कि बाह्य बिंदु से अगर आप वृत्त पर इस पर रखेंगे तो हमेशा क्या लंबाई बराबर होती है। तो आप लिखोगे यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी आप लिखोगे टेंजेंट ड्रावन ऑन ए सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, देखो A से खींचेंगे तो आपके पास आएगा AQ और AR दोनों बराबर आएंगे। और जब आप इस B को बाह्य बिंदु मानेंगे तो आपका BQ और BP दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और जब आप C को अंत क्या आएगा, आपका CP और CR दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो देखो पहले आपने ये 3 समीकरण प्राप्त कर लिए, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब देखो आपको मैंने यहाँ पर जो मोटा मोटी तौर पर है वो क्या लेना है, आपको AB प्लस BC प्लस AC लेके आना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, AB प्लस BC प्लस AC पहले प्राप्त करता हूँ, ठीक है अभी एक बार। तो देखो मेरे पास आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC। ये मतलब आपके पास क्या अभी त्रिभुज है, और अब इस त्रिभुज के मतलब तीनों भुजाएं आपने यहाँ पर लिख दी है। अब देखो इनका मान आपको क्या आना चाहिए, डबल AQ की बिल्कुल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एक बार आपने इसके बराबर क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पर लिख दिया है AB प्लस BC प्लस AC। यानी आप इन तीनों के योग के बराबर बिल्कुल तीनों का योग लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो इधर बाएं पक्ष में मेरे पास क्या है, AB प्लस BC प्लस AC पड़ा, इनको मैंने कोई परिवर्तन क्या नहीं है। अब देखो उधर वाले में आपको इनसे AQ बनाना, तो हम देखो यहाँ पर AQ और AR बना लेंगे पहले। तो देखो AB और AC में आपको कोई चेंज नहीं करना है, यानी AB और AC इन दोनों को बिल्कुल आपको लिखना है सेम। अब देखो BC के आप 2 भाग कर लो, BC को आप BP और PC कर दो यहाँ पर, BP प्लस PC, ठीक है ना। इधर तो मेरे पास आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC आ रहा है। अब यहाँ देखो मेरे पास AB तो आ रहा है सेम। अब जब इससे आपको AQ बनाना तो आप ऐसा करें, तो BP को आप क्या लिख देंगे, BQ लिख देंगे आप, यानी BP को आप क्या लिख दोगे, BQ लिख दोगे। तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया BQ प्लस PC को आप क्या लिख दोगे, PC आपका ये, इसको आप CR लिख दोगे, यानी PC बराबर है CR। तो यहाँ पर आपने इसको लिख दिया CR, और प्लस में आ रहा है मेरे पास AC। ये सारी बातें आपने समीकरण 2 व 3 से लिखी है। अब इधर तो मेरे पास आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC आ रहा है। उधर देखिए मेरे पास क्या हो गया, देखो AB और BQ मिलकर क्या बना रहे हैं आपके दोनों भी, और ये दोनों मिलकर आप क्या बना रहे हैं। तो देखो AB और BQ तो बना रहे हैं आपका AQ,
और जो AC और CR है ये मिलके बना रहे हैं आपका क्या, AR बना रहे हैं। अब यहाँ तो मेरे पास आ रहा है AB प्लस BC प्लस ACR है। अब देखो उधर AQ प्लस AR है, लेकिन आपको उत्तर में केवल AQ लेके आना है ना, तो आप क्या करेंगे, इस AR को भी आप AQ लिख देंगे। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि आपने दोनों को बराबर दिखाया बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC बराबर किसके आ गया, डबल AQ के बराबर आ गया। अब 2 को आप इसके भाग में ले आएंगे तो 1/2 AB प्लस BC प्लस AC बराबर आ गया मेरे पास AQ। यानी आपने AQ बराबर क्या लिख दिया, आपने AQ बराबर आपने लिख दिया है 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। इसमें ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका हो गया कौन सा, सवाल नंबर 21। अब देखिए आप आगे प्रश्न संख्या 22 के बारे में आपको क्या करना है उसको आप देखिए। तो देखिए जो 22वां प्रश्न है उसमें आपको ऐसा करना है, यानी ये देखो आपका रचना वाला प्रश्न है, और रचना कैसे करनी है आपको इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC के परिगत आपको वृत्त की रचना करनी है जिसमें आपका 20 से 6 से में भी 5 से में और 20 60 डिग्री का है। तो पहले इसका कच्चा चित्र देखिए आप, ये मेरे पास हो गया इसका कच्चा चित्र, जिसमें BC तो आपका है 6 सेमी, AB आपका है 5 सेमी और कोण भी आपका आ रहा है 60 डिग्री का। परिगत वृत्त का मतलब आपको ऐसे इसके भार वृत्त वो बनाना है। अब देखिए इसका पक्का डायग्राम कैसे बनेगा। ये सबसे पहले आप इसमें लेंगे BC बराबर लेंगे आप 6 सेमी लंबी लाइन, फिर आपको B पर बनाना 60 का कोण, तो आप बना लेंगे आराम से। ये 60 का कोण हो गया आपके पास अभी। फिर ये 5 है तो आप यहाँ से 5 सेमी का चाप लगेंगे तो बिंदु मेरे पास आ गया A। अब A को आप क्या करेंगे, C से मिला देंगे। तो ये तो पहले आपने क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया आपने, ठीक है ना। अब इसका आपको पहले परिकेंद्र प्राप्त करना पड़ेगा। तो परिकेंद्र के लिए आप क्या करेंगे, 2 भुजाओं के लंब संधिवाचक लेंगे आप। तो पहले आपने B पर प्रकार टिकाया, आधे ज़्यादा खोला, ऊपर चाप नीचे उतना ही C से ऊपर और नीचे। तो मान लो आपने क्या कर लिया, इस तरह से ये BC का लंब संधिवाचक आपने खींच लिया है, ठीक है ना। इसी तरह आपने क्या किया, इस BC का भी कर लिया आपने, सॉरी AB का भी कर लिया आपने। तो तरीका क्या आपका, यहाँ से प्रकार टिकाया, आधे ज़्यादा खोला, इधर चाप इधर इतने ऐसे लगाया आपने। तो मान लो आपने इसका इस तरह से लंब संधिवाचक को खींच लिया है। तो देखो जहाँ दोनों काटेंगे ना, ये वह मेरे पास क्या आ गया, परिकेंद्र आ गया। अब ऊपर प्रकार टिकाना आपको ये तक खोलना है और आप इस तरह से एक जो परिगत वृत्त है उसकी आप रचना कर सकते हो। तो ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, 22 का। रचना आपको खुद को लिखनी आती है, उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 23 में आपको इसमें क्या करना है वो देखिए आप। देखो 23 नंबर प्रश्न आपका है। ये देखो मैंने आपको 70 से पूछा वैसे प्रश्न है आपका। देखो वृत्त की त्रिज्या मेरे पास आ रही है 21 सेमी और यहाँ पर थीटा का मान मेरे पास कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो पूछा है कि इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल वो प्राप्त करना है। तो आप लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ये प्रश्न मैंने आपको प्री बोर्ड में पूछा था, 70 से वैसे प्रश्न आपका ये जो आ रहा है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये आपने सभी रूल लगा दिया है। थीटा का मान तो आ रहा है मेरे पास 90 बटे में 360, फिर 22/7, फिर 21 गुणा 21 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा यहाँ पर आएगा साइन 90 डिग्री। देखो इसको पहले 0 काटा 9 से 4 बार, फिर 2 से काटा 2 बार, इसको 11 बार, 2 से काटा इसको 7 से काटा इसको 3 बार। तो देखिए मेरे पास मान क्या आएगा अभी ऊपर 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे में आ रहा है 2। उसके बाद देखिए माइनस में यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 441/2, उसका मान अभी क्या आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना आगे, इनको देखो आप गुणा कर लेंगे तो 33 गुणा 21 बटे में 2 माइनस में 441/2, ठीक है ना। अब देखो उनको पहले एक बार आप गुणा कर लेंगे, 33 को जो आप 21 से गुणा करेंगे तो 3 3 फिर 6 6 3 9 6 693 हो गई ये 693/2 माइनस 441/2। अब देखो यहाँ पर आपका जो 2 है वो क्या देगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो मान आएगा आपका 693 माइनस 441। इनको घटा दो आप एक बार दोनों को, तो 2 आ रहा है कौन सेम आपका, यहाँ पर आएगा 2 फिर 5, उसके बाद में आएगा आपका 2, यानी शायद ये 252 बच रहा है। बाकी आप इसको दे लेना सही तरह से इसको आप कैलकुलेट करके। तो ये आपका मान क्या हो जाएगा अभी, इस तरह से आपने जो मान अपना है वो 252/2 प्राप्त कर लिया। अब इसमें 2 का भाग लगाओ तो बात तो 6 बार भाग है आपका 126 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये 23 का सवाल उसका उत्तर आप निकाल लेते। अब देखो आ गया था आपका सवाल नंबर 24 का। 24 के में आपको क्या करना था, देखो 24 नंबर प्रश्न में आपके पास आ रहा है एक धातु, देखो त्रिज्या इसकी
मतलब आपको क्या करना है, एक गोला हमारे पास ये, उस देखो गोले की त्रिज्या आ रही है 9 सेमी, ये इसकी 9 सेमी त्रिज्या है। और आपको करना क्या है, इसको देखो पिघला करके आपको 3 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या का आपको कितने बेलन बनाए जा सकते इसमें, ठीक है ना। ये देखो बेलन हमारे पास, और देखो बेलन के लिए आपके पास क्या रहा है, यानी बेलन जो त्रिज्या रहेगी ना वो तो रहेगी 3 सेमी, और उनकी जो ऊंचाई है वो रहेगी कितनी, 6 सेमी रहेगी। तो पूछेगा कितने बना सकते हो आप, तो इनकी संख्या एक बार आप n मान लेंगे, ठीक है ना। अब आपको सीधे सीधे इसमें रूल लगाना है, यानी माना बेलनों की संख्या बराबर क्या मान लिया आपने, बार n मान ली। अब आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है, यानी n बेलनों का आयतन, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है जब एक वस्तु को पिघला के आप दूसरे बदलते तो दोनों का आयतन में से क्या समान रहता है। तो n बेलनों का आयतन किसके बराबर आएगा, आपका गोले के आयतन के बराबर आएगा। तो यहाँ पर n गुणा बेलन का होता है आपका पाई आर स्क्वायर h, और गोले का आपने मान लिया है 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों दोनों त्रिज्या अलग अलग है। पाई को देखो आप दोनों तरफ काट सकते हो, n हमें प्राप्त करना है, उसकी त्रिज्या का मान है 3 गुणा 3, उसकी h का मान है 6, यहाँ पर 4/3, इसकी त्रिज्या आ रही है 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 से काट लो इसको, पहले एक बार आप 3 बार कट रहा है अभी ये। अब देखो n का मान आएगा मेरे पास 4 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9 बटे में आएगा 3 गुणा 3 गुणा 6। देखो इन दोनों 3 से आप इस 9 काट देंगे, ठीक है ना। अब देखो 2 से काटा इसको 2 बार, इसको काटा 3 बार, 3 से काटा इसको, तो 2 गुणा 9 यानी कितने आ गए मेरे पास, 18 गोले आ गए, सॉरी 18 बेलन आ गए। तो बेलन संख्या मेरे पास कितने आ गए, 18 आ गए। ये आपने पढ़ा अभी कौन सा, सवाल नंबर 24। अब देखिए आप सवाल नंबर 25 का, तो देखो 25 का सवाल आपका बिल्कुल आसान सा है, प्रायिकता का सवाल है, ये मैंने आपको काफ़ी बार करवा रखा है। तो देखो इसमें क्या, देखो मेरे पास यहाँ पर सफ़ेद गेंद कितने, देखो 5 है, और जो रेड है वो कितनी है, 2 है, और ब्लैक है वो कितनी है, 3 है, ठीक है ना। तो पहले आप इसमें यहाँ पर निकालेंगे टोटल कितनी आएगी आपकी, तो 5 + 2 + 3 यानी कितनी होगी सारी, ये 10 होगी है। और पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि निकाली गई गेंद होगी, पहले पार्ट में मुझे सफ़ेद, तो देखो सफ़ेद की आपको निकालनी PW, तो देखो सफ़ेद आपकी 5 है ना, तो 5/10। सेकंड पार्ट में आपके पास है लाल, यानी P रेड कितनी आएगी आपकी, रेड 2 है, तो 2/10। देखो इसको काट के आप A/2 कर देंगे, इसको आप A/5 कर देंगे काटेंगे तो। तीसरे पार्ट में आ रहा है ब्लैक, यानी ब्लैक कितने आपके पास 3 है ना, तो 3/10। ये उत्तर हो गया आपका सवाल नंबर 25 का। अब देखो आगे आप सवाल नंबर 26, अभी तक हमने 25 सवाल कर लिए हैं, अब देखो आपके 6 नंबर के सवाल है। तो देखिए जो आपका अगला सवाल आता है इसके अंदर, उसमें देखो हमारे पास अभी क्या रहा है, ये सवाल है, इसको आपको ग्राफ डिजिटल करना है। कैसे करना, देखिए इसको आपको सबसे पहले इन दोनों की समीकरण बनानी है, ठीक है ना। बनाएंगे समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। तो देखो आप समीकरण 1 की सारणी ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर माने इसमें x मान लेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे, या दोनों को आप 0 0 मान लेंगे। x का मान 0 क्या, तो y का मान क्या आएगा, -4 आ जाएगा। फिर y को 0 क्या, तो x का मान आ गया कितना, 5 आ गया, ठीक है ना। अब देखो समीकरण नंबर बनाएंगे आप 2 के लिए सारणी। तो 2 की सारणी आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर x मारना है या y मारना है, इन दोनों का आपने 0 किया। अभी x का मान देखो 0 क्या, तो y का मान क्या रहा है, 3 आ रहा है। फिर y को 0 किया तो x का मान क्या रहा है, 5 आ रहा है। तो सारणी आपकी ऐसे बनेगी। अब देखो जब आप इसको ग्राफ में दिखाओगे तो बिल्कुल इसका तरीका होता है x डैश y डैश, यहाँ आपको 0 मानना है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे आप देखो जब मान लेंगे अपना -1 -2 -3 -4। तो x का मान 0 देखो, y का -4 है, तो बिंदु आपका यहाँ पर आ गया। फिर x का 5 है तो बिंदु आ गया आपका यहाँ पर। तो देखो पहले रेखा तो आपकी आएगी बिल्कुल ऐसे आएगी रेखा, यहाँ बिंदु क्या लिखना आपको, ये तो 5 0 आएगा, ये 0 माइनस का 4 आएगा, लाइन का नाम रहेगा आपका 4x - 5y, और बराबर में क्या आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट देखो x का मान 0 y का 3 आ, तो बिंदु आपका आएगा यहाँ पर, ये सेम आ रहा है, इनको मिलाएंगे आप ऐसे, तो लाइन आपकी तो कैसे रहेगी, यह बिंदु आएगा 0 3, यहाँ पर 5 0 आ रहा है सेम, लाइन का नाम रहेगा आपका 3x + 5y बराबर 15। आपको यहाँ पर साथ में पैमाना वगैरह लिखना, ठीक है ना। फिर देखो इसमें आप हल कैसे निकालोगे, दोनों रेखा देखो बिंदु 5 0 पर काट रही है ना, तो ग्राफ फिर आपका हल क्या आ गया, x = 5 और y = 0, ये तो इसका हल हो गया ना। अब साथ में देखो इसमें आपको m का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, x व y का मान आप समीकरण 3 में रखोगे यहाँ पर, तो 4 × 5 + 3 × 0 बराबर m, तो 20 + 0 बराबर m,
और m का मान मेरे पास क्या आएगा 20। तो ऐसे आपको m का मान भी प्राप्त करना था। ये होगा आपका कौन सा सवाल नंबर 26। अब देखो 27 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना था। तो देखो मैंने बोल दिया कि जो ग्राफ वाला प्रश्न है सेम टू सेम वही प्रश्न था जो मैंने आपको प्री बोर्ड में दिया था, ठीक है ना। अब देखो आप क्या आता आपका सवाल नंबर 27 का। इसमें देखो ये सर्वसमीका है। ये देखो मैंने आपको काफ़ी बार प्री बोर्ड में पूछी है, तो इस बार जो प्री बोर्ड में ये पूछी थी मैंने आपको, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको कोस लगा के पूछा था। तो देखो सेम टू सेम वैसी सर्वसमीका है मेरे पास। उधर है 1/sec a प्लस tan a, ये सवाल है। देखो अब देखिए इसको करना कैसे आपको। सबसे देखो पहले आपने इसमें लिया बाएं पक्ष, जो रूट में आ रहा है 1 - sin a बटा 1 + sin a। ऐसे प्रश्नों में बता रखा आप इसमें क्या करें, हर का परिमेय कर देंगे, ठीक है ना। हर का परिमेय करने पर यानी आपको क्या लिखना है, अंश व हर को आपको √1 - sin a से गुणा करना है। तो देखो गुणा करते क्या आएगा मेरे पास 1 - sin a ऊपर आ रहा है, यहाँ पर 1 + sin a गुणा करेंगे आप 1 - sin a से, और यहाँ पर 1 - sin a से। तो देखो ऊपर तो मान आपका हो गया 1 - sin a का होल स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर a + b a - b का रूल बन रहा है, जो आ गया a का स्क्वायर माइनस से साइन का स्क्वायर a का स्क्वायर a क्या होता है। तो ऊपर तो आ रहा है मेरे पास 1 - sin a का होल स्क्वायर बटे हमारा कोस स्क्वायर a, दोनों स्क्वायर फॉर्म में है। तो इनका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा मान आपका 1 - sin a आ रहा है इसका, तो और बटे हमारा इसका मान क्या कोस a आ रहा है। अब देखो इसका भाग आप दोनों में अलग लगा दो, यानी 1/cos a माइनस साइन बटा कोस a। अब ये तो आ रहा है मेरे पास sec a माइनस में क्या आ रहा है मेरे पास tan a। लेकिन आपका मान इस फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करें, मैं तो ये लेके आने फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो अंश व हर दोनों को एक बार फिर से ना जो मेरे को बट्टे में लेके आना उसी में गुणा कर दूंगा, यानी sec + tan से मैंने इसमें भाग लगा दिया है, और साथ में मैंने इसको sec + tan से क्या कर दिया, मैंने इसको गुणा कर दिया है। तो देखिए बट्टे वाला मान तो रहेगा बिल्कुल सेम आपका। एक बार ऊपर आपका a - b a + b का रूल बन रहा है, तो मेरे पास मान क्या आ गया sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, और बट्टे मारा है sec a + tan a बराबर RHS, ठीक है ना। इस सवाल को आप चाहो तो मतलब इसको समीकरण नंबर 1 मान के इस दाएं पक्ष को अलग सल करके आप ये भी अपना उत्तर लेके आ सकते थे, तो भी आपका सवाल क्या होगा इसमें राइट होगा। ये इसका पहला पार्ट था ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना था इसमें आपको, सेकंड पार्ट में इसमें ऐसा करना था आपको, यानी ये जो मेरे पास आ रहा है उसमें आपको लिखना था, यानी इसमें देखो मेरे पास ये आ रहा है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये प्रश्न मैंने आपको देखो काफ़ी बार प्री बोर्ड में पूछा है। cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी दोनों की दोनों सर्वसम का मैंने आपको अभी जो प्री बोर्ड लिया था उसमें आपको मैंने पूछा था। तो देखो पहले आपने इसमें लिया बाएं पक्ष इसका ये sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इसका सीधा वर्क कर देंगे आप a + b का होल स्क्वायर से, तो मान आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, और ये sec थीटा। अब देखो साइन के साथ आप इसको ले देंगे पहले cos स्क्वायर को, यानी आपने देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में इनको ले दो आप सबको अलग अलग, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 cos थीटा, और ये sec थीटा। अब देखो यहाँ लगाने आपको सर्वसम का इसका मान हो गया 1, यहाँ पर भी लगा दो 1 प्लस आएगा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी लगा दो 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 sin तो रखना सेम आपको, इस कोसेक को आप 1/sin बना देंगे, और प्लस में 2 cos तो रखना आपको सेम एक बार, इसको आप 1/cos से बना देंगे। ये दोनों कट रहे हैं भैया आपके। अब देखो मेरे पास आ गया मान 1 + 1 + कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में आ गया 2 + 2 आ रहा है, जोड़ दो 1 2 2 4 5 6 7 7 हो गया। तो 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसमें आपको ये सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये होगा आपका सवाल नंबर 27 का। इसका देखो सेकंड पार्ट है ना, वो भी आपको सेम ऐसे करना था, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से कर लेंगे। अब देखो हम बात करते हैं इसके आगे सवाल नंबर जो 28 है उसकी देखो हम बात कर लेते हैं। तो देखो 28 नंबर में कैसे करना आपको, अभी 28 नंबर जो प्रश्न आपका है
उसमें देखो पहले तो क्या पूछा है, एक्स अक्ष पे पॉइंट पूछा जो आपके दो बिंदु क्या समदूरस्थ है, यानी आपको पॉइंट फाइंड करना कहाँ पर, इस अक्ष यानी आपको पॉइंट मारना, आपको जो आपका x, 0 हो गया, एक तरफ आपको ये मारना है, एक तरफ आपको बी मारना है। अब ये तो मेरे पास क्या माइनस का 2 3 है और बी मेरे पास क्या है माइनस का 3 4 है। देखो ये पॉइंट आपके दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस समान दूरी पर है ये। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसमें, तो पहले आप मान लेंगे माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु आपका पी क्या हो गया एक्स 0। अब देखिए आप इसमें प्रश्नानुसार शर्त लगानी है, यानी जो दूरी आपकी ए पी है वो दूरी बी पी के बराबर आएगी। अब इसका मान तो क्या मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप इसका रूल लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए पी का देखो मतलब क्या है कि ए तो है मेरे पास x1 y1, ये x2 y2 है, तो आपका मान आ गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल 0 3 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा मान अभी, ये तो आएगा x + 3 का होल स्क्वायर और ये आएगा आपका 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करो आप आगे, तो इसका वर्ग हो गया मेरे पास x² + 4x + 4 हो गया अभी, ठीक है ना। इसका मान आ गया मेरे पास 9 और यहाँ देखो क्या आएगा आपका मान x² प्लस आपका मान आ रहा है 6x + 9 और ये आपका आ रहा है 16। अब देखो दोनों पक्षों को आप क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, जिससे आपका मान पूरा रूट से बाहर आ गया, यानी x² + 4x + 4 + 9 और उधर वाला मान मेरे पास आ रहा है x² + 6x प्लस और 9 + 16। दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह काट देंगे, ये काट देंगे। अब 4x + 4 बराबर आएगा मेरे पास 6x + 16 के बराबर। x का मान आप इधर लियो, इसको आप उधर भेज दो, तो 4x - 6x बराबर आ गया 16 - 4 माइनस का 2x बराबर आ गया 8 कितना आ गया 12 आ गया। और अभी x का मान हो गया मेरे पास 12 माइनस का 2, x का मान आ गया माइनस में 6, तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा आपका -6,0। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा इसका पहला पार्ट। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें आपसे पूछा है कि बिंदुओं 11 8 और 1 3 को मिलाने वाली रेखा को, देखो आपके पास क्या एक रेखाखंड आ रहा है, ये कोई भी ये भी रेखाखंड है। इसका एक तो बिंदु आ रहा है 11 8 और दूसरा इसके बिंदु आ रहा है 1,3। ये मान लो यहाँ पर कोई बिंदु पी आ रहा है मेरे पास, जो इसको 7:6 इसके 11 निर्देशांक आ रहे हैं, तो पूछे इसको किस अनुपात में विभाजित करना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में आप शुरुआत में या तो आप m1/m2 मान के चलते हो, या इसको आप k अनुपात है, या इसको आप λ/1 मान लेते हो, ठीक है ना। तो शुरुआत में हम मान लेंगे इसको, माना p ab को m1/m2 में अंतः विभाजित करता है। जब कुछ भी नहीं देखो तो हम क्या करते हैं, तो इसको मान के चलते हैं। अनुपात निकालने के लिए क्या करना, देखो ये तो मेरे पास है x1 y1, ये x2 y2, ये x और y का मान है, तो दोनों में से आपको एक ही फॉर्मूला काम लेना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर x वाला, यानी x बराबर हो गया मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x का मान तो आ रहा है मेरे पास कितना 7 और m1 का मान तो m1 आ गया सेम, x2 का आ रहा है 1, m2 आ रहा है सेम, x1 का आ रहा है 11 बटे मारा है m1 प्लस m2। अब 7 तो आ रहा है यहाँ पर सेम, 1 m1 प्लस 11 m2 बटे में है m1 प्लस m2, इसके बटे में एक मानो। अब इनको करा हुआ वज्र गुणा, तो देखो यहाँ पर मेरे पास 7 m1 प्लस 7 m2 आ रहा है इधर, तो मान उधर मेरे पास आ रहा है 1 m1 प्लस 11 m2 ये आ रहा है। अब देखो सारा का सारा मान पहले आप इधर एक तरफ लेके जाओ, यानी 7 m1 प्लस 7 m2 माइनस में 1 m1 माइनस 11 m2 बराबर 0 आ रहा है। ये तो आएगा 6 m1 घट के ये आएंगे माइनस के 4 m2 बराबर 0 आ रहा है। 6 m1 का मान आ गया 4 m2 के बराबर, m1 बटा लिख दो आप m2, m2 का मान ऊपर इसका नीचे काटा 2/3, दोनों प्लस में आ रहे हैं ना, इसका मतलब है क्या है, इसको 2/3 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है ना। ये होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये आपने पढ़ा भी कौन सा 28वें का सेकंड पार्ट। अब देखो आगे आप सवाल नंबर 29 की देखो बात कर लेते हैं कि 29 प्रश्न में आपको क्या करना था। देखो जो प्रश्न संख्या 29 था उसमें देखो आपको क्या करना था। देखो इसमें आपकी 2 पर में देखो दोनों पर में आपको अभी मैंने एग्जाम से पहले आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे ना 12 की, उसमें आपको करवा रखी है। फिर भी एक बार इसको आप दोहरा लो, यानी एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र अत्यंत कोण शेष भाग में किसी बिंदु पर अत्यंत कोण क्या होता दुगुना होता है, मतलब आपकी ये पर में है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई चाप हमारे पास है बी,
ये चाप क्या करेगा, केंद्र पर कोई कोण अंकित करेगा, और ये कोण क्या आएगा, वृत्त के शेष भाग में जो कोण बढ़ेगा उसका क्या आएगा, डबल आएगा। यहाँ पर ओ है, सी है, ये बिल्कुल इसका क्या आएगा, डबल आएगा। ये आपको इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना आपको इसमें ये, मैं केवल मुख्य बात लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो कोण आपका ए ओ बी है वो डबल आएगा, किसका, कोण है ए सी बी का डबल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप रचना कर लेंगे पहले, और देखो रचना करने के लिए आप इसमें क्या करना है, रचना करने के लिए आप इस से को ओ से मिलाएंगे ऐसे, यानी से को आप ओ से मिलाते हुए आप इसको आगे तक बढ़ा देंगे इस बिंदु ई तक। ये मान लो मेरे पास अभी यहाँ पर क्या हो गया, मान लो ये कोण नंबर 1 हो गया है, ये 2 हो गया है, ये मान लो 3 नंबर कोण है, ये 4 नंबर है, ये मान लो 5 नंबर कोण है, और ये क्या है 6 नंबर, ठीक है ना। ये आपने इस तरह से कुछ इसके पहले कोण मान लिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर और आपने ये 6 नंबर। अब देखो, अब देखिए मेरे पास इसमें क्या रहा अभी, अब इस सवाल में देखो आपको करना ऐसे है कि रचना आपने लिख दी यहाँ पर, यानी सी को ओ से मिलाकर ई तक बढ़ाया, ठीक है ना। अब देखो इसकी उपपत्ति आप, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या, देखो ये दोनों त्रिज्या आपकी ए और सी ओ, आप लिखोगे, और देखो ये त्रिज्या इसकी, तो लिखा आपने ए ओ बराबर सी होने के कारण ए ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, इसका मतलब मेरे पास ये आएगा कि जो आपका कोण नंबर 1 है वो किसके बराबर है, कोण नंबर 3 के बराबर, समीकरण नंबर 1। इसी तरह देखो मेरे पास क्या है, बी ओ बराबर सी ओ होने के कारण, यानी सी ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब जो आपका कोण नंबर 2 है वो भी आएगा कोण नंबर 4 के बराबर, समीकरण नंबर 2। अब देखो पहले आपने समीकरण मान लिया इस तरह से। अब देखिए मेरे पास क्या है, जो त्रिभुज ए ओ सी है उसका देखो 5 नंबर कोण है वो इसका क्या है, बहिष कोण है, यानी कोण नंबर 5 क्या है, त्रिभुज ए ओ सी का बहिष कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण नंबर 5 है ना मेरे पास, वो कोण 1 + 3 के योग के बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, समीकरण नंबर 3। ये पढ़ी आपने 9वीं क्लास में। फिर जो कोण नंबर 6 है ना, वो त्रिभुज सी ओ बी का बहिष कोण है, इसलिए जो आपका कोण नंबर 6 बिल्कुल क्या आएगा, इन दोनों योग के बराबर आएगा, कोण नंबर 2 + कोण नंबर 4 के बराबर, ये आगे 4 नंबर, यानी आपका ये तो यहाँ पर कोण नंबर 1 है, ये आपका यहाँ पर कोण नंबर 2 है, ठीक है ना। अब देखो आपको इन दोनों को योग करना ना भी, तो आप समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे, 3 व 4 को जोड़ने पर तो कोण 5 + कोण 6 किसके बराबर आ गया, कोण 1 + कोण 3 + कोण 2 + कोण 4 के। अब देखो 5 और 6 तो आपको उत्तर में लाने हैं दोनों, क्योंकि ये भी लेके आना आपको। अब देखो इसके बराबर में आपको वहाँ पर 1 2 लेके आना है ना, यानी 1 2 को बदलना नहीं है आपको, बाकी इन दोनों को आपको बदलना है। तो 1 तो आ गया सेम, 3 को आप क्या लिख दोगे, 3 को आप यहाँ से 1 लिख दोगे, 1 आ गया। फिर 2 बदलना नहीं है आप, 4 को आप क्या लिख दोगे, 4 को आप 2 लिख दोगे, ये आ रहा है यहाँ पर 2। अब देखो तो मेरे पास आ रहा है कोण 5 + कोण 6, ये डबल कोण 2 हो गया, 1 हो गया आपके, ये डबल कोण 2 हो गए, ये 5 + 6 तो आ रहा है सेम 2, यहाँ पर कोण 1 + कोण 2 आ रहा है। अब देखो 5 और 6 तो इनसे मिलकर क्या बन रहा है आपका कोण ए ओ बी बन रहा है, ये तो हो गया कोण आपका ए ओ बी, ये 2 है मेरे पास। अब देखो 1 और 2 से क्या बन रहा है आपका कोण ए सी बी बन रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया कोण ए सी बी, और इसमें आपको ये सिद्ध करना था। ये थे आपके सवाल नंबर 29 की प्रमेय। अब इसके जो अथवा प्रमेय वो भी देख लो आप, क्योंकि दोनों में से आपको एक प्रमेय करनी थी कोई भी, अगर आपने ये की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने दूसरे वाली की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब देखो इसकी सेकंड में क्या पूछा आपसे, अथवा वाले में 29 के में इसमें पूछा है कि सिर किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, यानी आपके पास क्या कोई चतुर्भुज है, मान लो कैसा भी आ रहा है, ठीक है ना, ये ABCD मेरे पास क्या है कि चतुर्भुज है। तो किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, अब जब आप इसकी एक भुजा को बढ़ाओगे तो जो बनने वाला बहिष कोण है वो क्या होगा, अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो, ये तो बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि वह क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो देखिए इसमें आप पहले यहाँ पर दिया गया लिख दोगे, मतलब मैंने हमारे पास यहाँ पर क्या, जो कोण नंबर जो आपका सी है ना, ये मान लो इसको बिंदु आप ही मान लो, ठीक है ना भी, जो मेरे पास सी जो DC कोण है ना आपका DCE, वो कोण ए के बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। और इसमें सिद्ध क्या करना आपको कि ABCD क्या है,
चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो आप इसकी उपपत्ति आप सीधे, बहुत आसान सा सवाल है ये। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसकी, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये देखो मेरे पास जो कोण DCE है ना, वो बिल्कुल किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। ये आपको दिया है, इसको मैंने बार समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना। अब देखो ये जो BCE है वो एक सरल रेखा है मेरे पास, एक सरल रेखा है, और आप जानते हैं सरल रेखा पर बड़े कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, जो कोण BCD प्लस कोण जो DCE है इनका जोड़ आएगा 180 डिग्री। ये आपने रेखिक युग्म से लिख दिया है। अब देखो BCD को तो रखना आपको सेम एक बार यहाँ पर भी, और जो DCE है ना उसकी जगह आपने कोण A लिख दिया, कहाँ से, समीकरण नंबर आपने 1 से लिख दिया है, यानी समीकरण 1 से लिख दिया आपने। अब देखो कोण BCD प्लस कोण A बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, यानी इस A कोण का और C कोण दोनों का जोड़ क्या आ रहा है मेरे पास, 180 आ रहा है। इसी तरह आप क्या देख सकते हो, इसी प्रकार आपको पता है कि कोण B प्लस कोण D है, उनका जोड़ भी क्या आएगा, 180 आएगा। और आप जानते हैं अगर किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का जोड़ 180 होता है, इसका मतलब है क्या होता है, चक्रीय होता है, यानी इसलिए ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये था आपका 29 नंबर सवाल। अब इसका जो अंतिम सवाल है 30 का, वो देखिए। इससे पहले आपने, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आपकी बोर्ड एग्जाम से संबंधित कक्षा 10th और 12th के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 30 की। देखो 30 का सवाल था ये, देखो ये भी सवाल मैंने आपको बिल्कुल जो का तो ये सेम टू सेम सवाल आपको भी बोर्ड में पूछा था। उसमें देखो आपका क्या रहा है, एक तरफ तो आ रहा है वर्ग, और यहाँ देखो एक तरफ मेरे पास इसमें क्या रही, बार यानी f का मान आ रहा है। जो वर्ग है हमारे पास होता रहा है 0 से 10, ये 10 से 20 आ रहा है, ये 20 से 30 आ रहा है, ये 30 से 40 आ रहा है, और यहाँ पर 40 से 50 आ रहा है। जो इसकी देखो बारंबार था यहाँ पर वो है 6, 10, फिर 13, 7 और ये 4। ये प्रश्न है। देखो सबसे पहले आपको इसका निकालना है बहुलक, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुलक के लिए। तो देखो मैंने बहुलक के लिए आपको तरीका बता रखा है। इसमें आपको F1 का मान लेना है, F0 का लेना है, F2 का लेना है, L का लेना है और H का लेना है। सबसे पहले आपको इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी 13 आ रही है, तो ये बहुलक हो गया आपका। तो ये तो आ रहा है मेरे पास 13, F0 इससे ऊपर वाली हो गई 10, F2 से नीचे कितने हो गए 7, L इसकी निम्न सीमा कितनी है 20, H का मान कितना है 10। अब देखो जब आप इसमें बहुलक निकालें, यानी इसका मोड निकालोगे, बहुलक यानी मोड की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ देखो मोड का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इसका फॉर्मूला गया ना। अब देखो यहाँ पर L की जगह तो आपको मान रखना है कितना, 20 रखना है, प्लस F1 का मान मेरे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 माइनस F0 का मान आ रहा है 10 बट्टे में 2F1 यानी 2 गुणा 13 माइनस F0 का मान 10 माइनस F2 का मान आ रहा है कितना 7 आ रहा है, और गुणा में H का मान क्या आ रहा है मेरे पास अभी 10 आ रहा है। अब देखिए 30 तो आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर सेम, देखो 30 तो मेरे पास यहाँ पर सेम आ रहा है ना। अब देखिए आगे सरल करने पे क्या आएगा, इनको जब आप घटाओगे तो मान आपका यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, इनको गुणा कराए तो 26 हो गया, माइनस ये हो गया मेरे पास कितना 17 हो गया है, और गुणा में क्या आ रहा है 10। ये 30 तो आ रहा है बिल्कुल सेम, ऊपर आ रहा है 3, इनको घटा लो और यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे पास, देखो 9 बच गए यहाँ पर भी, और गुणा में क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब देखो 30 तो यहाँ पर है बिल्कुल मेरे पास सेम, सॉरी यहाँ पर 30 ने 20 है, ठीक है नहीं है मैंने गलती से 20 है, ठीक है ना, ये आपका 20 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 20 अभी का बना आपका। अब देखो ये तो मेरे पास क्या हो गया 30 हो गया, बटे में 9 आ रहा है। अब देखो अगर अच्छा हो तो आप इसको 3 से काट लो भले, 10 बार हो रही है 3 बार, तो 20 तो आ रहा है सेम। अब 3 का भाग आप किसमें देंगे 10 में देंगे, तो 20 प्लस, तो देखो 10 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 बचा 1 पॉइंट फिर 3, यानी 3.33 मान आएगा आपका, यानी 23.33। बता दूं मैं आपको ये सवाल सेम टू सेम, मैंने आपको सेम टू सेम यही संख्या वाला सवाल आपको अभी प्रीबोर्ड दिया था, उसमें मैंने पूछा था। आपको विश्वास नहीं हो तो आप प्रीबोर्ड में जाके प्रश्न को देख सकते हो, सेम टू सेम वो का वो प्रश्न आपका, ठीक है ना, एक नंबर भी चेंज नहीं है इसमें।
अब देखो हम बात करते हैं इसमें किसकी बात की, यानी जो माध्य है उसका मान कैसे निकालते हैं हम उसकी बात अभी करते हैं। तो देखो माध्य निकालने के लिए देखो इसने यहाँ पर कोई नियम नहीं लिखा कि आपको कौन सा लगाना है, कल्पित लगाना है, प्रतिशत लगाना है, तो आप इसमें कोई भी अपना वो लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे मान लो देखो अब इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है, इसका देखो माध्य निकालना है। तो देखो माध्य के लिए यहाँ पर कोई विधि नहीं लिखी, तो आप तीनों में से कोई विधि लगा सकते हो, प्रत्यक्ष भी लगा सकते हो आप, इसमें कल्पित लगा सकते हो, इसमें अविचल आप लगा सकते हो। तो देखो मैं इस सवाल को कर रहा हूँ अभी किसने कल्पित से कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी एक्स का आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है एक्स माइनस ए और यहाँ पर एफ डी, मतलब तीनों विधि से आपका उत्तर बिल्कुल लगेगा सेम आएगा, आप इसमें कोई विधि लगाओ मुझे। तो एक्स को निकालने आप देखो दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। अब देखो इसको आपने क्या मान लिया, विकल्पित माध्य आपने ए मान लिया इसको। तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, ये माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और ये 20। अब देखो इसको आप कैसे करोगे आगे। एफ डी देखो नाम से पता लग रहा है एफ के मान को डी के मान से गुणा करना है। तो 6 दूनी माइनस का 120 हो गया, ये माइनस का हो गया 100, ये हो गया 13 इंटू 0 यानी 0 हो गया, ये हो गया 70, ये हो गया मेरे पास कितना 80 हो गया। अब जो ये तो इसमें आपको निकालना है सिग्मा एफ का मान, एक इसमें आपको सिग्मा एफ डी का मान वो प्राप्त करना है। जो कि यहाँ पर मेरे पास ये तो 6 दिन हो गए 9, फिर 9 और 7 है 16, 16 4 है 20, असल 2 आ रही है ना, 2 और 1 3 और 1 4, ये तो आ गया मेरे पास मान कितना अभी 40 आ गया है। अब देखो उसके बाद में क्या आपको एफ डी निकालना है। तो एफ डी देखो ये तो हो गया माइनस का 220 और ये प्लस के कितने हो गया मेरे पास 150। तो देखो ज़्यादा ये है ना, तो इसमें से घट गया आपका माइनस का 70 आ गया। अब आपको लगाना है कल्पित माध्य विधि से माध्य, जरूरी नहीं मैंने बोलते कि आप तीनों में से कोई भी विधि आप इसमें काम ले सकते हो, ठीक है ना। कल्पित माध्य विधि से माध्य जो आपका होता है कितना, यानी x बारह बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो a की जगह तो आपने कितना लिख दिया है 25 को मान, तो 25 आ गया आपका यहाँ पर। एफ डी का मान आ रहा है माइनस में 70 बटे में ये आ रहा है कितना 40। जब ये माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, 70 बटा 40 मैंने बिंदी काट दी है। अब पहले मैं 7 में 4 का भाग लगा लूँगा, तो 4 एकम 4 बचा 3.0 28 2, तो बचा कितना 2, फिर आपका आ गया 5 बार यानी 1.75 आ गया, यानी 25 माइनस 1.75, तो आपका उत्तर क्या आएगा इसमें भी 23.25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये 30वां प्रश्न आपका मैंने भी परिबोर्ड लिया था, सेम टू सेम यही संख्या, मतलब संख्या भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम इसी संख्या का मैंने आपको सवाल पूछा, उसमें मैंने आपको मतलब माध्य और बहुलक दोनों पूछा था। तो ये मतलब बिल्कुल आपका प्रश्न मिल गया। तो देखो इसमें आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके सेम टू सेम परिबोर्ड से हैं। जैसे 30वां सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम इस संख्या का है आपका। ग्राफ वाला प्रश्न है बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आपका है। 27 का सवाल है रूट वाला, वो भी देखो आपका सेम टू सेम प्रश्न है वो आया है। इस तरह से मतलब आपको और भी देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न, देखो गुणित का सवाल है ये भी सेम टू सेम आपका एरिया वाला प्रश्न है, वो बिल्कुल जो का त्यों है जैसा मैंने आपको पूछा था वो। फिर देखो 23 का सवाल है वो वृत्तखंड वाला, वो भी आपका सेम टू सेम प्रश्न आपको पूछा गया है जो मैंने आपसे अभी प्रीबोर्ड में लिया था। और देखो इसके अलावा आपको देखो आपके और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे बाघ वाला सवाल है, हालांकि मैंने आपको निखिल में से पूछा था, ये आपका सूत्र प्रावर्त से आया है। पीयूसी का देखो पूरा नाम है, ये सेम टू सेम प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके अलावा देखो और भी प्रश्न है जो आपसे मतलब डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी कौन सा, जो आज आपका पेपर हुआ था 2020 का, उसका हमने हल पढ़ा है। तो अब आप में से अगर इस चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब से कर ले, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। जब रिजल्ट आएगा तो भी आपको बताया जाएगा। इसमें भी में हम क्या करेंगे, 11वीं क्लास का सिलेबस है मैथ का, वो भी हम जल्द इस पर चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो आप उसको देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन वो समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।